हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर के व्यास एंड वेलकम टू माय चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज हम साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि बायोलॉजी सेक्शन से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेल यानी कि कोशिका को पढ़ने वाले हैं। ये जो सेल चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको बायोलॉजी अच्छे से समझना है तो आपको सेल के जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे ही बायोलॉजी में और किसी भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, DNA, RNA, वो सभी आपको इस चैप्टर यानी कि कोशिका को पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। और एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें कोशिकाओं की तो ये काफ़ी छोटी संरचना होती है जिसे हम अपने नेकेड आई, नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ये इतनी छोटी संरचना होती है जिसे कि हम माइक्रोस्कोपिक व्यू के जरिए देख पाते हैं। और कोशिकाओं के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि शरीर की सबसे छोटी इकाई या जीवन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है कोशिकाओं को। और कोशिका के बारे में कई लोग ये कह देते हैं कि कोशिका जो है वो शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं, सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि शरीर के सबसे छोटे अंग कोशिका होने के बावजूद भी कोशिकाओं में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि कोशिकाओं के खुद अपने अंग हैं। इसीलिए कोशिका को हम सबसे छोटा अंग नहीं कहेंगे, कोशिकाओं को हम सबसे छोटी इकाई कहेंगे। और हमारा जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है या जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे हमारे नाखून, बाल, मांस, खून, ये सभी चीज़ें सेल्स से मिलकर के बनी है। तो चलिए अब हम कोशिकाओं के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो जो कोशिका का जो साइंटिफिक नाम है उसे साइटो कहते हैं, यानी कि कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक नाम है उसे साइटो कहते हैं। और इसके अध्ययन, कोशिकाओं के स्टडी को यानी कि सेल्स के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। और इसके जो जनक है यानी कि सबसे पहले जिसने कोशिकाओं के बारे में खोजा या खोज की, उनका नाम है रॉबर्ट ह्यूक। रॉबर्ट ह्यूक जो थे वो सबसे पहले एक प्लांट के डेड सेल, मरे हुए कोशिका को खोजे थे। इसीलिए कोशिकाओं के सबसे पहले खोजने के कारण इन्हें कोशिका का जनक या कोशिका के खोजकर्ता के तौर पे भी हम लोग देखते हैं, यानी कि फादर ऑफ सेल रॉबर्ट ह्यूक को कहा जाता है। और फिर उसके कुछ समय के बाद जीवित कोशिका की खोज जो है वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। और फिर उसी के बाद कोशिकाओं में कई सारे जो खोज हैं वो होती गई। और फिर उसके बाद आज हमारे पास एक विस्तृत पूरा डेटा है कोशिकाओं के बारे में। फिर उसके बाद अगर हम चले तो कोशिका सिद्धांत जो दिया वो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। यानी कि कोशिका सिद्धांत कहने का मतलब है कि ये बताने वाले जो वैज्ञानिक हुए कि जो हमारी बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलके बनी है, सेल्स से मिलके बनी है। वो चीज़ बताने वाले कौन थे? स्लाइडेन एवं स्वान है। ये स्लाइडेन स्वान सिर्फ एक वैज्ञानिक का नाम नहीं है। स्लाइडेन अलग वैज्ञानिक है और स्वान अलग वैज्ञानिक है। ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, रखा था, जिसे स्लाइडेन एवं स्वान के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कोशिकाओं में सबसे बड़ा, छोटा और उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कोशिकाओं में अगर देखें तो कोशिकाओं में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्म की होती है। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात हो रही है, ये पूरे पृथ्वी पे बात की जा रही है। यानी कि पृथ्वी पर सबसे छोटी जो कोशिका किसी जीव में है तो वो माइकोप्लाज्म में पाई जाती है। और सबसे बड़ी जो कोशिका है वो ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा है। मैं आपको इमेजेस को डिस्प्ले करता रहूँगा। फिर उसके बाद अगर देखें तो ह्यूमन्स में सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे छोटी जो कोशिकाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका है वो है स्पर्म, यानी कि जो पुरुषों का शुक्राणु होता है, जो मेल्स स्पर्म होता है, वो सबसे मानव में सबसे पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। फिर उसके अगर बात करें तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो महिलाओं के अंडाणु यानी कि ओवम जो है वो होता है। यानी कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो महिलाओं का अंडाणु यानी कि ओवम है। और मानव में सबसे छोटा कोशिका जो है वो स्पर्म यानी कि शुक्राणु है। फिर उसके बाद अगर देखें मानव में जो सबसे लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन कहाँ पाई जाती है? तो जो ब्रेन्स के सेल्स होते हैं उसे ही न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन सेल जो होते हैं वो मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है। और ये जो न्यूरॉन सेल है उसमें विभाजन नहीं हो पाता है। विभाजन कहने का मतलब है कि जब भी हमारे शरीर का कोई जो सेल है वो मर जाता है तो वहाँ पे एक नया सेल उसके जगह को रिप्लेस कर देता है। यानी कि अगर कोई दो सेल है और उसमें से एक सेल अगर मर जाता है तो ये सेल क्या होता है कि दो टुकड़ों में टूट करके उस सेल के जगह को भर
देता है। इसीलिए ब्रेन में अगर कई बार जो चोट लग जाती है तो वो ठीक नहीं हो पाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो सबसे तेज विभाजन होता है शरीर के किसी भी अंग में तो वो लीवर है। तो लीवर में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं उसमें सबसे तेज विभाजन होता है। इसीलिए कई बार लीवर में इन्फेक्शन होने की वजह से जो डॉक्टर है वो ऑपरेशन की मदद से लीवर का उस हिस्से को काट देते हैं और लीवर अपने आप क्या होता है, हील कर जाता है, ठीक हो जाता है। क्यों ऐसा होने का क्या कारण है कि वहाँ पे जो विभाजन है वो सबसे तेजी से होता है। शरीर के सारे अंग में कोशिका विभाजन होते हैं सिवाय न्यूरॉन सेल्स को छोड़ करके। और न्यूरॉन सेल्स को छोड़ करके अगर आपको एक कंसेप्ट को समझाएं तो आपने कैंसर बीमारी का नाम सुना होगा। कैंसर जो बीमारी है वो कुछ और नहीं है, वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। तो अगर हम देखें तो जो कैंसर है वहाँ अनियंत्रित कहीं पे अगर सेल डिवीजन हो जाए, सेल डिवीजन तो आम बात है क्योंकि जहाँ पे भी अगर हमारी कोशिका डेड हो जाती है चोट लगने की वजह से, वहाँ की कोशिका अगर मर जाती है तो आसपास की जो बगल की कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं कि फ्यूजन के बाद यानी कि डिवीजन के बाद, विभाजन के बाद उसका जगह वो बना देती हैं, वहाँ पे भर देती हैं। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि कहीं पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जब हो जाता है तो वो एक ट्यूमर का रूप ले लेता है, जिस कारण से उसी चीज़ को हम लोग कैंसर कहते हैं। तो कई बार आपने सुना भी होगा कि ब्रेन कैंसर का भी नाम सुना होगा। तो ब्रेन कैंसर कैसे होता है, अगर हम देखें तो न्यूरॉन सेल में तो सेल डिवीजन है ही नहीं। जब सेल डिवीजन है नहीं तो कैंसर नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कैसे होता है कि कई बार आप ब्रेन कैंसर के बारे में सुनते हैं या ब्रेन ट्यूमर के बारे में सुनते हैं। तो उसको समझने के लिए देखिए कि जो ब्रेन है हमारा वो क्या है कि दो तरीके के सेल से बना है। पहला जो सेल है वो 90% जो सेल है वो न्यूरॉन सेल्स होता है और ब्रेन में ही 10% जो हिस्सा है ब्रेन का वो गीलियल सेल के द्वारा बना होता है। तो कई बार जब गीलियल सेल में जो होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है, ये ट्यूमर हो जाता है, जिसके कारण से हमें ब्रेन कैंसर जैसी भी बीमारी सुनने को मिलती है। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। अब चलिए कि हम जो हमारे बॉडी में जो सेल का या कोशिका का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हम एक प्रैक्टिकल लाइफ से समझते हैं कि एक किस तरीके की कोशिका की संरचना है हमारे पूरे बॉडी में, किस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट होकर के पूरे बॉडी का निर्माण करती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम देखते हैं कि हमारा जो मकान होता है, हमारा जो घर होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई जब सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ईंट लाते हैं। ईंटों को जब हम सजाते हैं तो ईंटों से मिला करके क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। फिर जब दीवार तैयार हो जाता है तो कई सारे दीवारों को जब हम साथ में खड़ा करते हैं तो वहाँ पर हमारा कमरा तैयार होता है। और फिर कमरा तैयार होने के बाद क्या होता है कि कमराओं को अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से सजा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, घर बन जाता है। तो ठीक उसी तरीके से कोशिका भी हमारी उसी तरीके से सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जो है हमारे शरीर में ईंट के जैसा काम करती है और बहुत से कोशिकाओं के मिलने के बाद ऊतक बनता है, ऊतक यानी कि टिश्यूज, और बहुत से टिश्यूज को मिलने के बाद अंग बनता है यानी कि ऑर्गन बनता है, और बहुत से ऑर्गन्स के मिलने के बाद हमारा बॉडी यानी कि शरीर बन जाता है। अगर ये एक टेक्निकल समझाने के लिए मैंने यूज़ किया था। अगर आपको एक सही स्ट्रक्चर को दिखाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ तक हमने कोशिकाओं के बारे में देखा। चलिए कोशिकाओं को अब डिटेल में पढ़ते हैं और कोशिकाओं के अंदर मिलने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में देखते हैं और उनका क्या कोशिकाओं में किस तरीके से वो वर्क करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में हम कोशिकाओं के ऑर्गन्स के बारे में समझते हैं। कोशिका के जो अंग है मुख्यतः बहुत सारे हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ 14 अंगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अंग जो हमारे पास है वो है कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये पादप और जंतु दोनों के कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ये प्रोटीन का बना होता है। तो अगर उसके बाद हम बात करें तो कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रखे रहते हैं। टेक्निकली क्या है कि अगर हम देखें तो कोशिका कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। तो कोशिका के अंदर जितने भी सेल हैं, न्यूक्लियस है और भी जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया है, राजधानी है, वैक्यूल्स है, गोल्जी बॉडी है, वो सभी क्या है एक तरीके के स्ट्रक्चर में बैग में बंद रहते हैं, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कि कोशिका के सभी अंग इसी के अंदर रहते हैं। ये एक तरीके का क्या है कि कोशिका का घर कह सकते हैं, जिसके बाउंड्री के अंदर ये सारा कुछ होता है। तो इसी को कोशिका झिल्ली कहता है। कोशिका झिल्ली कहने का मतलब एक तरीके के प्लास्टिक बैग की तरह होता है। जिस तरीके से हम कई बार जो पॉली बैग यूज़ करते हैं, कई सारे दुकान में सामान लेने जाते हैं तो उस तरीके से जो पॉली बैग यूज़ करते हैं तो उसमें कई सारे अलग अलग सामान को रखते हैं। तो उस तरीके से ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में हमने
हमने देखा, और भी इसके संबंध में जो डिटेल है वो मैं आपके स्क्रीन पे, इसका जो नोट्स है वो मैं आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। इसका डिटेल नोट्स आप वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो फिर उसके बाद है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है? तो यह केवल पादपों में यानी कि प्लांट सेल में सिर्फ पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है और ये इसका काम क्या है? तो ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। जैसा कि यह बात करते हैं ये केवल पादपों में पाया जाता है, तो केवल पादपों में कहने का मतलब है कि जो प्लांट सेल है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो किसी एक ही जगह पे रहते हैं और उनको टेम्परेचर और बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करना पड़ता है, हैरेस कंडीशन में सर्वाइव करना पड़ता है। इसीलिए जो प्लांट्स के जो सेल होते हैं उन्हें थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है और उसके कारण उन्हें दो तरीके की सुरक्षा प्रदान की जाती है। कोशिका भित्ति तो उसमें आप देख ही लिए कि कोशिका झिल्ली तो आप उसमें देख ही लिए कि पहला जो सेल है किसी भी तरीके का वो एक झिल्ली में होता है। लेकिन जो एनिमल सेल्स होता है, जैसे कि कई सारे जो एनिमल्स है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़े, बकरी, या हम मनुष्य की बात करें तो हम सभी का जो सेल्स है उसके ऊपर क्या है कि हम लोगों के सेल्स के ऊपर क्या है कि ऊपरी सतह पे, स्किन पे कई सारे बाल से सुरक्षा कर लेते हैं। जो मानव है वो कपड़े पहन के सुरक्षा कर लेते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही हैरेस क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, धूप, गर्मी, बरसात सबका सामना करते हैं। इसीलिए उनका जो कोशिका होता है वो 2 लेयर का बना होता है, जिसमें कि पहला तो कोशिका झिल्ली तो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, लेकिन सिर्फ पादप में यानी कि प्लांट्स में 2 तरीके का होता है। यानी कि कोशिका झिल्ली के बाद भी एक तरीके का दीवारनुमा संरचना बना होता है जिसे हम कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। तो आई होप आपको कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के बारे में समझ में आ गया। तो चलिए अब हम कोशिका के थर्ड ऑर्गन के बारे में बढ़ते हैं, तीसरे ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बाद देखें तो तीसरा जो हमारे पास है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसकी खोज जो है वो एल्टमैन ने की थी। इसका क्या काम है? तो ये श्वसन का कार्य करता है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अगर हम श्वसन करते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर के शरीर के हर एक पार्ट्स में जाता है। तो शरीर के हर एक पार्ट में जाता है तो टेक्निकली वो कहाँ जा रहा है? हमारे सेल्स में जा रहा है। और जब हमारे सेल्स में वो हेमोग्लोबिन के द्वारा वो ऑक्सीजन पहुंचता है तो हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो पहुंचता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ऑक्सीजन क्या है? एक तरीके का साइकिल चलाता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने की थी और इसी क्रेब्स चक्र के चलने के कारण 38 एटीपी का निर्माण होता है और उसी 38 एटीपी के ग्लूकोज कहते हैं। और इन्हीं ग्लूकोज से हमें एनर्जी यानी कि पावर मिलती है। अब ये 38 एटीपी क्या है? तो जिस तरीके से अगर हम देखें तो 100 पैसा में हमारे पास एक जो हमारा इंडियन करेंसी है वो रुपी है और रुपी को तैयार होने में 100 पैसा को हम 1 रुपया कहते हैं। तो इस तरीके से 38 एटीपी को हम ग्लूकोज का एक यूनिट कहते हैं और उसी ग्लूकोज के द्वारा हमें ऊर्जा और पावर मिलती है। और एक अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस भी कहते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे ऊर्जा गृह, पावर हाउस भी कहा जाता है। तो इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में भी मैं आपको डिटेल्ड जो नोट्स है वो दे रहा हूँ, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ और मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा आपको। फिर अगर उसके बाद देखें तो चौथा में हमारे पास है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? तो कैमिलियो गोल्जी ने किया था। इसका कार्य क्या है? तो ऊर्जा परिवहन। ऊर्जा परिवहन कहने से मतलब है कि जब हमारा शरीर जब कार्य करता है, बहुत सारा कोई काम करता है तो उसके बाद उसमें थकान शुरू होता है। लेकिन कई बार जब हमारा शरीर का कोई पर्टिकुलर पार्ट काम करता है, जैसे कि अगर हम कई बार बहुत देर तक लिखते हैं या कई बार चलते हैं तो हमारे शरीर में सिर्फ पैरों को चलने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। और जो गोल्जी बॉडी है वहाँ पे जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो जो ग्लूकोज का यानी कि ऊर्जा का निर्माण पूरे सेल्स कर रहे होते हैं। उसीलिए जिस पार्ट को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो सभी जगह से जो एनर्जी का परिवहन खींच करके वहाँ पे ला करके देता है, उसी को हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं। यानी कि शरीर के उस हिस्से में जिस जगह पे बहुत ज़्यादा कार्य हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो अन्य सभी जगह के सेल्स से बना हुआ जो ऊर्जा है उसको खींच करके पर्टिकुलर सेल्स को देने का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करता है, जिसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। फिर उसके बाद अगर हम पांचवा देखें तो पांचवा है हमारे पास रसधानी, जिसे वैक्यूल्स भी कहते हैं। वैक्यूल्स का क्या काम है? तो ये जल संग्रह करता है। ये जंतुओं में छोटा होता है और पादपों में बड़ा होता है। जंतुओं में छोटा और पादपों में बड़ा कहने का मतलब, पहले रसधानी को हम लोग समझते हैं। रसधानी कहने का मतलब है कि हमारा शरीर का 60% जो हिस्सा है वो पानी का होता है। तो 60% हिस्सा पानी का होने का मतलब है कि हमारे जो हर एक सेल्स में जो हमारा शरीर क्या है कि वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक सेल्स के पास भी पानी होगा। तो जो सेल्स का वो हिस्सा जो पानी संग्रह करके रखता है उसे वैक्यूल्स कहते हैं। और जो जंतुओं में होता है वो वैक्यूल्स
छोटे मात्रा में होते हैं और पादपों में ये बड़ा होता है, क्योंकि पादपों को काफ़ी ज़्यादा जल संग्रह करने की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो छठा है हमारे पास तारक का यानी कि सेंट्रोसोम। इसकी खोज बाबरी नामक विद्वान ने की थी। और उसके बाद देखें तो इसका क्या काम है, तो इसका काम है कोशिका विभाजन यानी कि पुनर्निर्माण। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ब्रेन के पास जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें कोशिका विभाजन नहीं हो पाता, इसीलिए कि ब्रेन में तारक सेंट्रोसोम नहीं ब्रेन सेल्स में नहीं मिल पाता। उस तरीके से फिर हमने देखा था कि लीवर में सबसे तेज होता है, यानी कि लीवर्स के सेल्स में सेंट्रोसोम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये कुछ 6 जो ऑर्गन्स थे उनके बारे में हमने देखा, और भी जो ऑर्गन है उसके हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए अब हम और कोशिका के अंगों को देखते हैं। सबसे फिर 7वां नंबर में जो हमारे पास ऑर्गन है वो है अंतःप्रदत्त जालिका। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इसका क्या काम होता है सेल में, तो यह सेल को आंतरिक कंकाल के रूप में सहायता प्रदान करता है। ये आंतरिक सहायता में कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हम किसी घर में पिलर या बीम देते हैं, या जैसे हमारे शरीर में जिस तरीके से हमारा स्केलेटन सिस्टम जैसे हड्डियों का जो ढांचा हमारे शरीर में क्या करता है, किस तरीके का हमें आकार प्रदान करता है, उसी तरीके से ये आंतरिक कंकाल का काम करती है किसी भी कोशिका के लिए। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसके दो टाइप हैं। पहला जो टाइप है वो है स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ ईआर का जो काम है उसका काम है वसा का निर्माण करना, यानी कि जो स्मूथ वाला जो पार्ट है उससे वसा का निर्माण होता है, और जो रफ वाला पार्ट है उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। ये देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपके पास जो फिगर है वो है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं ये रफ वाला हिस्सा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसपे ये जो रफ वाला पार्ट ये आपको डॉट डॉट शेप में दिख रहा है, ये क्या है, राइबोसोम है, और इसी के वजह से प्रोटीन का निर्माण होता है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये स्मूथ ईआर है, यानी कि स्मूथ पार्ट है जिससे कि वसा का निर्माण होता है। फिर चलिए अगर हम देखें ये राइबोसोम है, उसके राइबोसोम के बारे में अगर डिटेल में देखें तो राइबोसोम की खोज जो है वो पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये जो है ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। जैसा कि हमने देखा कि राइबोसोम का काम ही क्या है कि वो प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी कि स्मूथ ईआर में जो पाए जाने वाले डॉट डॉट शेप में जो रहते हैं वो उन्हें राइबोसोम कहता है, और राइबोसोम से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो मुख्य काम इसका प्रोटीन निर्माण होता है। अब इससे डिफिशिएंट कोफिशिएंट के आधार पर जो राइबोसोम होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहने का मतलब देखने में आकार में बड़ा नहीं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में हम 2 चीज़ों को पानी में डालते हैं और जो चीज़ें पहले पानी में चली जाती है उसे हम बड़ा कहते हैं, और जो ऊपर रह जाती है उसे हम छोटा कहते हैं। तो सेडिफिशिएंट कोफिशिएंट के आधार पर हमारे पास 2 तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक जो है वो हमारा है 70S और एक जो है हमारा 80S। 70S वाला जो हिस्सा होता है वो छोटा होता है, जिसे प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसके अगले पार्ट में देखेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए, जो नंगी आंखों से जिस सेल को एकदम जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जो सेल्स होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और ऐसे जीव कहने का मतलब है कि छोटे 70S में छोटा कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल उस टाइप के जो जानवर, उस टाइप के जीव जो बिल्कुल ही सूक्ष्म होते हैं, यानी कि जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाए उनमें पाए जाने वाले सेल्स में प्रोकैरियोटिक होता है। और 80S यानी कि बड़ा यानी कि यूकैरियोटिक होता है, यानी कि बड़े जानवर में जो पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है कि किसी भी जो सेल का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे स्थित होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे क्या कहते हैं, तो ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ये क्या काम करता है कि कंट्रोलर का काम करता है। फिर इसके क्या है कि केंद्रक के अंदर जो मौजूद होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम मौजूद होता है, धागे नुमा संरचना होती है। ये केंद्रक मान लीजिए कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है केंद्रक है, उसको हम बड़ा करते हैं तो वहाँ पे हमें धागे नुमा संरचना मिलती है जिसे हम क्रोमोसोम करते हैं, और इसी क्रोमोसोम के अंदर DNA और RNA और प्रोटीन भी पाए जाती हैं। अगर हम बात करें कि तो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है केंद्रक है वो किससे मिलकर बना होता है, तो 80% उसमें प्रोटीन होता है और 10% DNA होता है और बाकी 10% में अन्य चीज़ें होते हैं। तो कुल मिला के हमने आज 8 कोशिका के अंगों के बारे में देखा। अगले वीडियोस में हम कोशिकाओं के बारे में और डिटेल में बात करेंगे और जो भी अंग बच गए हैं उनको देखेंगे। तो आई होप आपको कोशिकाओं के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, please like and subscribe to my channel because your simple click can give us enough confidence to make such videos. Thank you.